Hello, my dear student. Welcome to Gravity Classes. I am Saman Zaina, your biology ma'am. There is a motivational quote for my student, right? What is that? Believe in yourself and you will be unstoppable. It is very, very important for all those aspirants who want to do a preparation for the NEET and the DEE competitive level examination. ठीक है, उन सबके लिए कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बेनिफिशियल है. वो क्या है? अपने पे भरोसा रखना है. अपने पे इतना भरोसा रखना है, येस आई कैन डू इट. अगर किसी ने ये डिसाइड किया है कि उससे डॉक्टर बनना है, ठीक है, अगर किसी ने ये डिसाइड किया है बच्चे ने कि येस मुझे डॉक्टर बनना है, तो अपने पे भरोसा रखो बेटा. अगर आपने जिस दिन अपने पे भरोसा रखना स्टार्ट कर दिया ना, अपने पे बिलीव करना शुरू कर दिया, येस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन वाकई आप कर ले जाओगे. ठीक है, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा करने से. तो अपने में भरोसा रखो कि येस, अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैं बन के ही रहूँगा. उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट. ठीक है, उसके लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेज से नॉलेज को ग्रैस्प करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक, तो अगर आपने वाकई अपने पे बिलीव करना शुरू कर दिया है, जिस दिन आपने अपने पे बिलीव कर दिया है दिस आई कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट एट दैट टाइम, राइट. So all the best for all those aspirants who want to be a doctor, who are going from class 10 into class 11, right? Your preparation time start now from class 11, because in the NEET competitive level examination, the syllabus is completely coming from the 11th and 12th NCERT book, right? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग आपको इस ब्रिज कोर्स में ये दिखा रहे हैं कि जो स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में गए हैं उनकी सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आएंगे. फिर आप जब 11th में हमसे पढ़ोगे तो हम लोग उस 11th के सिलेबस को आपको उस लेवल पे पढ़ाएंगे जिस लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल की आप तैयारी करना चाह रहे हो, नीट लेवल की कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो हम आपकी प्रिपरेशन नीट लेवल पे कराएंगे. एंड इट इज़ वेरी ईजी, राइट. ठीक है, जस्ट बिलीव येस आई कैन डू इट, और हम आपकी मदद करेंगे. ग्रेविटी क्लासेस आपकी मदद करेगा आपको आपके एम, आपके गोल अचीव करने में. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर. हम लोग ने लास्ट क्लास में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था, और लाइफ प्रोसेस में हम लोग ने पहला लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था. सेकेंड लाइफ प्रोसेस हम लोग ने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया. रेस्पिरेशन में हम लोग को आज स्टार्ट करना है यहाँ से, एंड दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम लोग क्लास 10 के लेवल का जो भी सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और क्लास 11th में क्या क्या एड ऑन होएगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे. ओनली हेडिंग, नॉट इन डिटेल, राइट. ओके, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें इससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, राइट. ठीक है, देखो इतने सारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिश, अगर मैं फिश की बात करूं, राइट, तो फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो दूसरा है, वो गिल्स है, वो इक्वेटिक है. फिश जो है पानी में रहती है, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल है. अगर मैं फ्रॉग की बात करूं, एम्फीबिया की बात करूं, तो एम्फीबिया का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग भी हो सकता है, वो गिल्स भी हो सकता है, वो स्किन भी हो सकता है, राइट. स्किन भी हो सकता है. जैसे लंग, फ्रॉग जब जमीन पे रहता है तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स होता है. व्हेन फ्रॉग इज ऑन लैंड, राइट. फ्रॉग का जो लार्वा होता है टैडपोल, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल होता है बेटा. ठीक है, टैडपोल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल होता है. फ्रॉग जब जमीन पे रहता है या पानी में रहता है तो स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है, गैसेस का एक्सचेंज कर सकता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है. ये स्किन जमीन पे है तब भी फ्रॉग स्किन के थ्रू कर सकता है, या पानी में है तब भी कर सकता है. ठीक है, तो फ्रॉग के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सारे, मतलब बहुत तरह तरीके हैं रेस्पायर करने के, राइट. अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग है.
ठीक है, मतलब गैसेस का अदला बदली, गैसेस एक्सचेंज लंग्स के थ्रू होता है, इनके पास स्पेशल एयर सैक्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेल डेवलप लंग्स पाया जाता है, हमारे अंदर लंग्स पाया जाता है, ठीक है, राइट। तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में लंग्स पाया जाता है ना। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पाथवे? हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है, राइट? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पाथवे? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पाथवे? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल लेयर। हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या एयर, हम एयर को अंदर ले जाते हैं, तो हम किसके थ्रू ले जाते हैं? माउथ के थ्रू कि नोज के थ्रू? सही तरीका क्या है? नाक से ले जाना, नोज के थ्रू। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप एयर में ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं कि एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है लिटिल अमाउंट में, ठीक है, नाइट्रोजन होता है हेवीएस्ट अमाउंट में। तो क्या आपकी नोज में कोई सीव लगी हुई है, छन्नी लगी है जिससे सिर्फ ऑक्सीजन ही छन के अंदर जाती है? नो, राइट। व्हेन आई एम सेइंग वी इंस्पायर्ड एयर, इनहेल एयर, दैट मीन्स सारी गैसेस अंदर जाएंगी, लेकिन ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए जो मेन रेस्पिरेटरी गैस है दैट इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? क्योंकि हमारे ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है एयर में तो हायर कॉन्सेंट्रेशन, हमारी बॉडी में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू गैस हमारी नोज से अंदर आ जाती है। अब रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है? सबसे पहला होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल या एक्सटर्नल नेयर, ठीक है, एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर में आती है, दिस वन। एक्सटर्नल लेयर के बाद होता है एम्प्टी स्पेस वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद होता है नेजल चैम्बर, राइट? वेस्टिब्यूल के बाद होता है नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर जिसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं स्मेल्स के लिए, हम स्मेल कर पाते हैं जिससे। नेजल चैम्बर के बाद होता है हमारा इंटरनल नेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दिस इज द पाथवे कि एयर कैसे लंग्स तक पहुंचेगी, कैसे एल्वियोलाई तक पहुंचेगी और कैसे फिर ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, राइट? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटर्नल लेयर में आएगी, एक्सटर्नल लेयर के बाद नेजल चैम्बर में आएगी, नेजल चैम्बर में अंदर की तरफ इंटरनल लेयर होते हैं, इंटरनल लेयर के बाद ये आएगी आपकी पैरेंक। और कौन सा पैरेंक? नेजोफैरेंक्स में, ये हम लोग 11th में डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेजो, लेरिंगोफैरेंक एंड ओरोफैरेंक, राइट? नेजोफैरेंक के बाद एयर किस में आएगी? ठीक है, लैरिंगोफैरेंक। फिर उसके बाद किस में आएगी एयर? लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, साउंड का प्रोडक्शन होता है वॉइस बॉक्स, राइट? इट इज द वॉइस बॉक्स, आवाज यहीं से निकलती है लैरिंक्स से, राइट? लैरिंक्स के बाद एयर कहाँ आती है? ट्रैकिया में, कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ट्रैकिया, राइट? ट्रैकिया के बाद आता है आपका ब्रोंकाई। अगर एक है, सिंगुलर है, एक वचन, तो हम कहेंगे ब्रोंकस। अगर एक से ज्यादा है तो हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है? अभी हम लोग समझेंगे। ब्रोंकाई पहले होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी ब्रोंकाई, फिर होता है इनिशियल ब्रोंकियोल, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है, क्वाटरनरी नहीं होता, राइट? फिर इसके बाद शुरू होता है ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद आता है सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकियोल के बाद जब ब्रोंकियोल खत्म हो जाता है फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद आता है एल्वियोलर सैक,
एल्वियोलर सैक के बाद आता है फाइनली एल्वियोलाई, फाइनली एल्वियोलाई। यहाँ तक एयर को ले जाना था, टारगेट क्या था, एयर को कहाँ तक ले जाना था, एल्वियोलाई तक। ठीक है, फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे देख ले, सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, ये एयर आ रही है, हवा आ रही है, राइट। और ये कहाँ तक जा रही है, पहले आएगा आपका ब्रोंकस या ब्रोंकाई, फिर आता है ब्रोंकियोल, फिर फाइनली एयर को कहाँ जाना है, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में। अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, दिस इज लारिंग, देन ट्रैकिया, देन दीज ऑल, ये जो आपको पूरा ब्रांचिंग दिख रही है, दिस इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। और ये जो ब्रांचिंग है ये सब किसके अंदर आती है, लंग के अंदर आती है, विच इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग क्या है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, राइट। ठीक है, तो ये हम लोग ने रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में डिस्कस किया। अब अगर हम देखें व्हाट इज एल्वियोलाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, द यूनिट ऑफ द लंग इज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई समवॉट लाइक दिस, ये जो बंच दिख रहा है आपको, ये एल्वियोलाई का बंच है। एल्वियोलाई इज रिच ब्लड कैपिलरीज, रिच ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं सराउंड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के चारों तरफ हैवी अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ताकि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में आ जाए, राइट। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट आई एम टेलिंग यू। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग की बात करें तो आप सबने क्लास 10th में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा लंग्स के बारे में, कि ह्यूमन का जो लंग्स है दैट इज ऑफ व्हाट, लंग्स कितने होते हैं, एक के दो होते हैं, राइट, दो होते हैं। फिर ये अगर लंग का राइट साइड दिखाया जा रहा है, ये अगर राइट साइड दिखाया जा रहा है तो ये आपको लेफ्ट लंग दिखाया जा रहा है, दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो राइट लंग है वो तीन लोब में डिवाइड होता है, तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। आपको कलर चेंज करके दिखाया गया है, पिंक है, एक ये है और एक ये, दिस वन, राइट। ठीक है, तो ये तीन आपके क्या है, लोब्स हैं, जबकि लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू द टू लोब, राइट, दिस वन एंड दिस वन, पिंक एंड ब्लू वन, राइट, टू लोब। ठीक, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब, 3 लोब, एंड द लेफ्ट लंग दैट इज द 2 लोब, राइट। Now the next is your, कि हमने देखा कि ये हमारा पूरा लंग है। अब लंग की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, विस्करल प्लूरा, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा और इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं विस्करल प्लूरा। कौन सी मेम्ब्रेन है लंग की जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में है लंग से, दैट इज द विस्करल प्लूरा, राइट। और दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, राइट, प्लूरल फ्लूइड। ये सब आप 11th में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक, द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग सेकेंड लाइफ प्रोसेस पढ़े, दैट इज द रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन में आपकी 10th के लेवल पे मैकेनिज्म नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं ये 11th में है। 11th में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, फाइनली ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है सेल तक, और तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंबक्शन होता है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है, राइट। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ब्रीदिंग। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, मैं स्टेप बता रही हूँ बस आपको। ब्रीदिंग मतलब सबसे पहले स्टेप होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन, राइट। जब ऑक्सीजन एक बार अंदर आ जाती है तो फिर ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी पाथवे से होते हुए एल्वियोलाई तक जाना होता है। और एल्वियोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, राइट, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। फिर उसके बाद गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर आगे फॉरवर्ड होती है, कहाँ, एल्वियोलाई में आती है और फिर वो बाहर निकलती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। आगे 11th में यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, ठीक है, सेल में कैसे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है ये भी। तो इसका मतलब कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके 5 स्टेप हैं, उसके 5 स्टेप्स हैं, दैट इज व्हाट, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन एंड द यूटिलाइजेशन, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। क्या होता है ये आप लोग ने बहुत बेसिक लेवल पे क्लास 10th में पढ़ा होगा, व्हाट इज ब्रीदिंग, राइट। ब्रीदिंग इज व्हाट, taking in oxygen and giving out carbon dioxide. No, this statement is not correct, right. What is breathing?
टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। अगर हम ये बोलेंगे टेकिंग इन ऑक्सीजन मतलब हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, अरे नहीं भाई, हम एटमॉस्फेरिक एयर ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, राइट? तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज इंस्पिरेशन? व्हाट इज इंस्पिरेशन? दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर and giving out carbon dioxide rich air is expiration। तो breathing इसके दो steps होते हैं, एक breathing is what? inhalation, inhalation का दूसरा नाम है inspiration और दूसरा है exhalation, exhalation का दूसरा नाम है expiration। तो breathing is what? taking in oxygen rich air, inspiration, and giving out carbon dioxide rich air, that is the expiration। this is breathing, right? जब हम okay, so the next is breathing। so what is breathing? अगर हम breathing की बात करें, basically what is breathing? अगर हम breathing की बात करें तो this is the first step of respiration, this is the first step, breathing, right? breathing is also called the pulmonary ventilation। आप पढ़ोगे 11th में, it is also called the pulmonary ventilation। the breathing is divided into two parts, right? it is divided into two parts। one is inspiration or you can call it beta inhalation। the another one is expiration or you can call it exhalation, right? now what is the meaning of inspiration and expiration? breathing क्या है? taking in oxygen and giving out carbon dioxide। mostly बच्चे यही कहते हैं, this is not correct, it is not correct। why? because हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं ले जाते जैसे मैंने बताया, तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन? राइट, टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर, राइट? ठीक है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक। एंड व्हाट इज एक्सपिरेशन? गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच, नॉट एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलर एयर, राइट? क्योंकि एल्वियोलाई की हवा, एल्वियोलर एयर। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब सवाल ये होता है कि हम कितनी बार सांस अंदर, मतलब एयर अंदर और बाहर ले जाते हैं, ठीक है? हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्रीदिंग रेट क्या है? BR क्या है, राइट? तो अगर हम BR, ब्रीदिंग रेट की बात करें तो 12 to 16 times per minute is the normal breathing rate। 12 to 16 times per minute, very very important, ठीक है? टाइम्स पर मिनट। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, एक नॉर्मल इंसान का ब्रीदिंग रेट क्या है? 12 से 16 टाइम पर मिनट, ठीक है? एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? ये बात याद रखिएगा कि 12 से 16 टाइम पर मिनट, एक मिनट में 12 से 16 बार, ठीक है? मिनिमम 12 है, मैक्सिमम 16 है, तो एक मिनट में 12 से 16 बार इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करते हैं। दिस इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, राइट? फिर इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसे होता है, इसके डिटेल में नहीं जा रही मैं, सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम और प्रेशर है उसमें चेंजेस होते हैं। लंग के अंदर का वॉल्यूम, ठीक है, कम होता है, लंग के अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है इंस्पिरेशन में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो हायर प्रेशर से गैस क्या हो जाती है? लोअर प्रेशर में आ जाती है, ठीक है? और इसमें चेंजेस कौन जो है वो लंग के वॉल्यूम का और प्रेशर में चेंज करता है? कुछ रिब मसल्स हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आप 11th में पढ़ोगे, और डायफ्राम की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज आता है, राइट? जबकि एक्सपिरेशन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये हम लोग सब पढ़ेंगे 11th में डिटेल में, राइट? जिसकी वजह से यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ द रिब मसल्स एंड डायफ्राम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? अंदर से बाहर जाएगी, राइट? तो दिस इज व्हाट ब्रीदिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग,
ये आपकी क्लास 10th में नहीं है, आपने ये 10th में नहीं पढ़ा होगा, ये 11th में पढ़ोगे आप। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि नीट लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपको पता है कि जो लंग्स हैं हमारे, उनकी कोई ना कोई एक कैपेसिटी होगी, कितना कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक लंग टॉलरेट कर सकता है, राइट? भाई लंग इज नथिंग। लंग को ऐसे मानो कि इट्स लाइक अ बलून। बलून में कितनी हवा भर सकते हो? अगर कुछ ज्यादा हवा भर दोगे तो फट नहीं जाएगा, राइट? ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं अपने लंग की बात करूं तो इसे बलून समझो, तो इसकी भी एक अपनी कैपेसिटी होती है। कितनी नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी एयर अंदर जाती है, नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये सब डिस्कशन हम लोग 11th में पढ़ेंगे एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, राइट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ये सब देखेंगे 11th में। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी आपने 10th में बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा, ये भी 11th में आएगा कि फाइनली गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कितना एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होता है, कितना एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होता है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन 159 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द प्रेशर यूनिट, राइट? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन इतना होता है। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फाइनली जब गैस ऑक्सीजन एल्वियोलाई, लंग के एल्वियोलाई में स्मॉलेस्ट यूनिट में वहां पे आ जाती है, तो कैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है? देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एल्वियोलाई, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलर कैपेसिटी, जब बहुत ढेर सारी ऑक्सीजन, यहाँ से हम लोग ने मान लो ऊपर यहाँ से एयर ली और फिर फाइनली वो एल्वियोलाई में पहुंचा, जब बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाते हैं? एल्वियोलाई में। और इसके नीचे होता है, एल्वियोलाई के नीचे मैंने बताया रिच ब्लड कैपिलरीज है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो व्हाट हैपनिंग इस ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन लो कॉन्सेंट्रेशन में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, राइट? तो ऑक्सीजन जब ब्लड में आ जाती है तो ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया या प्योर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन है, प्यूरिफिकेशन है, वो लंग्स में होता है। कैसे होता है? आप देखो कि अभी जो ब्लड था कैपिलरी के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड था, वो इम्प्योर था। हम डीऑक्सीजनेटेड किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया, अब ये ब्लड में ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन में आ गई, तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड प्योर हो गया, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से लंग्स में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। और अगर मान लीजिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई होगी, ठीक? और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाएगा कहाँ? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फिर रेस्पिरेटरी पाथवे से होती हुई एक्सहेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, राइट? तो दिस इज द जनरल आइडिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के दो बेसिक मीडिया हैं, दो तरीके से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, राइट, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है बेटा। जब ऑक्सीजन ब्लड में आता है तो वो बाइंड कर जाता है, किसके साथ? बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? आरबीसी एक ब्लड सेल है, ब्लड के अंदर एक सेल है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, राइट? उसमें एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, बाइंड कर लेता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है। जैसे एक उबर वाला अपनी गाड़ी में 4 पैसेंजर को बैठाता है, वैसे ही, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है और छोड़ के आता है उसकी डेस्टिनेशन तक, मतलब उस सेल तक, ठीक है, राइट? इस तरीके से 3% ऑक्सीजन, 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, किसमें? घुल जाता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे पहुंचता है टिश्यू या सेल तक। तो 97% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है और छोड़ के आता है उसके डेस्टिनेशन सेल तक, और 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड के लिक्विड पार्ट में, और उस तरीके से पहुंचता है कहाँ, टिश्यू तक, राइट। ये था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब दूसरी बात है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, 3 तरीके से। मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ये आप लोग डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th में। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे, वी विल डिस्कस इट लेटर इन क्लास 11। देन सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। सम कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन and transported in the form of कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जब CO2 बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन से, देन इट इज कॉल्ड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करता है तब इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरीके से गैसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं सेल तक। देखिए भाई, ऑक्सीजन का डेस्टिनेशन है सेल, ऑक्सीजन को सेल में जाना है क्योंकि ग्लूकोज इंतजार कर रहा है, कंबक्शन होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन होगा सेल में तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर आना है, राइट, और उसे हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होना है, एक्सहेल होना है। ठीक, तो ये कैसे होगा, ऑक्सीजन सेल तक कैसे पहुंचेगी, इन तरीके से। और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जब आएगी ब्लड में तो कैसे एक्सहेल होगी, कैसे बॉडी में ट्रैवल करेगी, इस मेथड से, राइट। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज द डायग्राम। ये एक डायग्राम है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आती है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आती है, ब्लड कैपिलरी में हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है। एल्वियोलाई से जो ब्लड वेसल आगे निकलती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इकलौती बॉडी की ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इकलौती बॉडी की वेन है। दिस इज द ओनली वेन, राइट, ठीक है, विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, राइट। ऐसे यहाँ पे एक नाम लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है एल्वियोलाई के पास। All the artery carry oxygenated pure blood except pulmonary artery. This carry oxygenated blood. ये क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिएगा, जितनी भी आर्टरी होती हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक आर्टरी को छोड़ के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। जितनी भी वेन होती हैं वो सब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो कि उल्टा कर रहे हैं ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कैसे हार्ट पंप करेगा ब्लड को लंग्स के पास फॉर द प्यूरिफिकेशन, और कैसे ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन लेके जाएगी लेफ्ट एट्रिया के में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन पंप आउट, एंड देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। दिस इज द पाथवे। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, कितना % ऑक्सीजन पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कितना % डीऑक्सीजनेटेड, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं जो कि आप 11th में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन की रेगुलेशन की बात करें, मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कंट्रोल करे हुए है, हमारा ब्रीदिंग रेट, कि कब हमारी सांस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अस्थमा पेशेंट में आपने देखा होगा बहुत जल्दी ब्रीदिंग रेट हो जाता है, जैसे लाइक दिस, ठीक है। तो फिर ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है हमारी बॉडी में, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन।
तीन तरीके से हमारा ब्रीदिंग रेट, हमारा रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आप सबको पता है कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसके अंदर एक सेंटर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिदमिक सेंटर। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बेटा, बस एक जनरल हेडिंग बता रही हूँ। ये आप लोग 11th में पढ़ोगे, ये एड ऑन हुआ है, ठीक है। ये 11th में, ये 10th में नहीं है। हम लोग यही देख रहे हैं ना इस कोर्स में, ब्रिज कोर्स में, कि 10th से 11th में क्या क्या चीजें ऐड ऑन होंगी। ये ऐड ऑन होगा जिसमें आप पढ़ोगे कि ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कौन करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में रिदमिक सेंटर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। एक होता है पॉन्स वेरोलाई, आप पढ़ोगे, ये भी ब्रेन, हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, एक पार्ट है। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। इसमें होता है एक सेंटर जिसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक होता है केमिकल कीमोसेंसिटिव एरिया, राइट। कीमोसेंसिटिव एरिया is highly sensitive for the carbon dioxide and hydrogen। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज़्यादा बढ़ गई तो ये एरिया एक्टिवेट हो जाता है और हमारी ब्रीदिंग रेट को बढ़वा देता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, क्योंकि अंदर इंक्रीज है, राइट। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन लो गई तो ये एरिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में अगर कोई भी चेंज हुआ, ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज हुआ तो ब्रीदिंग रेट हमारा हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो ब्रीदिंग रेट हमारा किसके कंट्रोल में है? इन सारी चीज़ों के कंट्रोल में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, ये आपकी क्लास 11th में है। 3 डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने होंगे, एक अस्थमा, ठीक, दूसरा एम्फाइसेमा एंड तीसरा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या होता है ये हम लोग क्लास 11th में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस की पहली हेडिंग हम लोग ने कवर अप की न्यूट्रिशन, राइट। सेकेंड हेडिंग हम लोग ने कवर अप की रेस्पिरेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। ना व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हमारी बॉडी में सबसे पहले हमने फूड का इंटेक किया, न्यूट्रिशन किया, राइट। सेल तक हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज, वो मान लो सेल में पहुंच गई। सेल में ग्लूकोज का कंबक्शन नहीं हो सकता तो हमने रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन गया तो ग्लूकोज का कंबक्शन हुआ और एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। अब जब एनर्जी मिली तो एनर्जी और ये जो ग्लूकोज है, ये सब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड के थ्रू। तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट मीडिया? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है बेटा? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट मीडिया? ठीक है, दैट इज योर, दो हैं, एक को हम बोलते हैं ब्लड एंड द सेकेंड वन इज लिम्फ, राइट। हमारी बॉडी में दो फ्लूइड हैं, पानी जैसे फ्लूइड हैं, जिनमें चीजें ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। एक का नाम है ब्लड और दूसरे का नाम है लिम्फ, ठीक है। अगर हम ब्लड की बात करें, आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना होगा। तो ब्लड किसका बना होता है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा और द नेक्स्ट वन इज ब्लड सेल। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा इज व्हाट? ब्लड में जो आप लिक्विड पार्ट देखते हो ना, फ्लूइड लाइक लिक्विड पार्ट, दैट इज द प्लाज्मा। इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज द प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। एंड व्हाट इज ब्लड सेल? ब्लड सेल्स 3 तरीके की होती है। फर्दर आप लोग में जनरल आइडिया हो, पता होगा आपको। एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, आप पढ़ोगे। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ये आप 11th में पढ़ोगे। और तीसरी ब्लड सेल होती है ब्लड प्लेटलेट, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सब सेल्स इंपॉर्टेंट है। तो blood is consist of what? Blood is consist of the liquid part plasma and the blood cells, that is RBC, WBC and blood platelet। अब 11th में आपका एड ऑन होगा, आपको RBC की डेप्थ नॉलेज होगी, एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन में कितना % RBC पाया जाता है, ठीक है। फिर कितना आपका WBC होता है ब्लड में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के ब्लड में WBC का कॉन्सेंट्रेशन, WBC सेल इंक्रीज हो जाए तो उसे ब्लड कैंसर हो जाता है बेटा, ल्यूकीमिया कहते हैं उससे।
ठीक है। ब्लड प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सेल है, ये सब 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। तो एक फ्लूइड हो गया ब्लड। अब ब्लड ट्रैवल, ब्लड जो है वो किस में फ्लो करता है, ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल, राइट। सो व्हाट इज ब्लड वेसल, हमको ये भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, व्हाट इज ब्लड वेसल। एक होते ब्लड वेसल, ब्लड वेसल मतलब जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल, राइट। ब्लड वेसल तीन तरीके की होती है, इट इज ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री टाइप्स, राइट। वन इज आर्टरी, वन इज वेन एंड द नेक्स्ट इज कैपिलरी। तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, राइट। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी वो ब्लड वेसल है, ब्लड जिसमें फ्लो कर रहा है, एक पाइप है जिसके अंदर पानी है, वैसे ही बॉडी में एक पाइप है जिसको हम ब्लड वेसल कह रहे हैं, लाइक, और उसके अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक। तो वो ब्लड वेसल जिसमें ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, उसे हम आर्टरी कहते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी अभी बताया। वो ब्लड वेसल जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उसे हम वेन कहते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये भी बताया। और कैपिलरी इन दोनों के बीच का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द आर्टरी, अगर ये आर्टरी है, राइट, और दिस इज वेन, ये वेन है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन होगा बेटा, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज द कैपिलरी, दिस इज कैपिलरी। कैपिलरी इज द थिनेस्ट ब्लड वेसल। इन तीनों में सबसे पतली क्या होती है, ये जो बीच वाली है ना कैपिलरी, ये सबसे पतली होती है, इट इज द थिनेस्ट वन, राइट, ठीक है। तो ये वो ट्यूब्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ये है आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ये है कैपिलरी जिससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, और ये है वेन, राइट, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लिम्फ। नेक्स्ट पार्ट है आपका लिम्फ। लिम्फ को अभी हम बाद में समझते हैं, बस इतना समझ लीजिए लिम्फ क्या होता है, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैट, अगर मान लो फैट मॉलिक्यूल ब्लड में ट्रैवल करें, द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स और द हैवी अमाउंट ऑफ फैट मॉलिक्यूल, इफ दे ट्रैवल इन द ब्लड में फैट होता है बट लिटिल अमाउंट में, बहुत स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं, राइट। बट अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फैट ब्लड में ट्रैवल करता है तो ब्लड तो हार्ट के पास जाता है, और हार्ट में फैट का डिपोजिशन हार्ट की आर्टरी, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट जो होते हैं वो सब किस में ट्रैवल करते हैं, लिम्फ्स में। इसके अलावा, ठीक है, लिम्फ्स में लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे अगर फॉरेन पार्टिकल्स और WBC को लड़ाई करनी है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होने हैं, तो वो सब ब्लड में नहीं होता, ठीक है, वो सब कहाँ होता है, लिम्फ्स में होता है। तो जैसे आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल, लड़के जो है ना जब लड़ाई करनी होती कहते हैं बेटा बाहर मिलो बताते हैं, हाँ। तो वैसे यहाँ पे भी WBC और फॉरेन पार्टिकल्स की जो लड़ाई है, फाइटिंग है, वो कहाँ होती है, वो लिम्फ में होती है, राइट। तो लिम्फ में एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक। ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। लिम्फ जिसमें फ्लो करता है उसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल। लिम्फ की पाइप को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल। ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल, राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑफ फॉरवर्ड, हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट आपने पढ़ा होगा, हार्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूं, डिटेल स्टडी आप 11th में पढ़ने वाले हो। ह्यूमन हार्ट का सबसे पहले आता है लोकेशन। ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स, राइट, मिडल ऑफ द लंग, बिटवीन द टू लंग, मीडियास्टिनम सेंटर में होता है, एंड द साइज ऑफ द हार्ट इज द क्लेंच्ड फिस्ट, मुट्ठी के बराबर क्लेंच्ड फिस्ट, दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट। हार्ट सेंटर में होता है, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा इसका मुंह लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, राइट, ठीक है। तो जब पंपिंग होती है तो पंप किधर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से, राइट, ठीक है। इसीलिए जब ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर किया जाता है वो लेफ्ट आर्टरी से ही लिया जाता है ज्यादातर। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्ट की लोकेशन क्या है, बिटवीन द टू लंग, ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, देन इट इज साइज क्या है, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर है। अब अगर हम हार्ट की देखें तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक,
आपके अंदर, जिसमें आप लोग इस डायग्राम को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे क्लास 11 में, कि ये डायग्राम में ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है दिस इज वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट एओर्टा, जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। ठीक है, तो दिस इज हार्ट। हम लोग हार्ट के बारे में डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, बस हमें इतना पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज हार्ट की बात की तो हमने देखा हार्ट का साइज, हमने देखा हार्ट का लोकेशन। हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? फॉर ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, राइट। अलग 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 एनिमल्स में अलग अलग चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फ्रॉग और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, और एम्फीबिया रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। तो हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में ऊपर के 2, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट है बेटा, राइट, अगर ये हार्ट है तो ये वाला राइट एट्रिया, ये वाला लेफ्ट एट्रिया, ये वाला राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर के 2 को हम बोलते हैं एट्रिया, ऊपर के 2 को हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे के 2 चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। हाउ मेनी वेंट्रिकल? 2 वेंट्रिकल, राइट। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे क्लास 11th में, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 10th में बेसिक लेवल पे। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेशन इज ऑफ 2 टाइप। वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, and one is the systemic circulation. Now what is the meaning of this systemic circulation? देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन? डबल मतलब 2, सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट करना। हार्ट ब्लड पंप 2 बार करता है। हार्ट से जो ब्लड है ना वो 2 बार निकलता है। कैसे? देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ब्लड तब निकलता है हार्ट से, एक बार ब्लड तब निकलता है हार्ट से जब उसे लंग के पास जाना होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी के होता हुआ लंग के पास जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो एक बार ब्लड निकला, राइट, अब ऑक्सीजनेशन हो गया, प्योर हो गया, और ये ब्लड कहाँ आ गया आपका? प्योर होके कहाँ गया? लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये है लेफ्ट एट्रिया। एक बार ये निकला, इसको हम कहेंगे, क्योंकि ब्लड जब हार्ट ने ब्लड पंप किया है तो ये लंग के पास गया है, तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब फिर से हार्ट पंप करेगा ब्लड, कब? देखिए जरा, सेकेंड टाइम पंपिंग कब होती है? ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ये देखिए ब्लड जा रहा है कहाँ? बॉडी ऑर्गन तक। तो दिस इज व्हाट, सेकेंड टाइम फिर हार्ट ने ब्लड पंप किया और किधर भेजा है? बॉडी ऑर्गन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड किया है, तो इसको हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब हार्ट से ब्लड 2 बार निकलता है। हार्ट पंप ब्लड ट्वाइस, राइट, ठीक है। वन टाइम for the purification of blood, it send it to the lung, pulmonary circulation, and the second time the heart send blood to the body organ, that is the systemic circulation. I hope it is clear, ठीक है। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, अब आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल बेसिकली हार्ट का फंक्शन बताता है कि हार्ट जो पंप करता है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? पंप। इट इज द पंपिंग ऑर्गन, ये ब्लड पंप करता है। कैसे करता है? कि हार्ट में कोई बैटरी लगी है, ठीक है, जो पंप कराता रहता है, और ये बैटरी खराब भी हो सकती है, यस डेफिनेटली, राइट। हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, एसए नोड होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, पुरकिंजी फाइबर्स होता है, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल और डायस्टोल रिलैक्सेशन करता है। ये सब हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये 10th में नहीं है, 11th में एड ऑन हुआ है। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ये आप लोग ने 10th के लेवल पे पढ़ा होगा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच द ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। स्पेशली कौन सी ब्लड वेसल? आर्टरी। हार्ट जब ब्लड पंप करता है,
तो वो आर्टरी मतलब एओर्टा में जाता है, एओर्टा से आर्टरीज में जाता है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा प्रेशर से पंप कर दिया, तो फिर क्या होगा, ब्लड वेसल फट सकती है, हैमरेज हो सकता है, राइट, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कांस्टेंट ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल में ब्लड का प्रेशर कांस्टेंट बनाए रखना है, अदरवाइज हैमरेज हो सकता है, ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, ठीक। आप लोग ने ब्रेन हैमरेज के बारे में सुना होगा। व्हाट इज ब्रेन हैमरेज? ब्रेन हैमरेज में यही तो होता है, ब्रेन जो ब्लड वेसल है ब्रेन में वो रप्चर हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाई बीपी, बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन अ कांस्टेंट ब्लड प्रेशर, राइट, बीपी की प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं? देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। आप देख सकते हो, ये स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेफ्ट आर्टरी में लगाया जाता है आंख पे, और फिर वहां से बीपी ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर, सिस्टोल प्रेशर और डायस्टोल प्रेशर देखा जाता है। ये तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। अब तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी आ गए हैं जिससे प्रेशर देखा जाता है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर एन एडल्ट ह्यूमन, एक हेल्दी इंसान का बीपी नॉर्मल कितना होता है? दैट इज 120 to 80 mmHg। दिस इज इंपॉर्टेंट। 120/80 प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आप 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जो ऊपर वाली लिखा होता है दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। ये उस टाइम का प्रेशर है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट। और ये जो नीचे की तरफ लिखा होता है दिस इज द डायस्टोलिक प्रेशर। ये उस टाइम का प्रेशर है जब हार्ट रिलैक्सेशन कर रहा होता है, ब्लड फिलिंग हो रही होती है हार्ट में, राइट, ठीक है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा, मान लो 120 से 140 हो गया और 80 से 90 हो गया, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब इसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हो गया है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ने को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन इज वेरी क्रिटिकल। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इट विल लीड टू द हैमरेज, ब्लड वेसल फट सकती है। कंट्रोल कैसे करेंगे? सोडियम लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोडियम आयन। आप जो नमक खाते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब बीपी ज्यादा है मतलब आपकी बॉडी में सोडियम ज्यादा है, तो लेना बंद कर दो। और अगर बीपी किसी का कम है, कितना कम है, जैसे 120 है, 120 है, 120 से 110 हो जाए, 80 है, 80 से 70 हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब तुम्हारी बॉडी में NaCl कम है, सोडियम कम है, तो ले लो बेटा, राइट। अगर सोडियम कम है तो लो, ठीक। दिस इज द कंडीशन। सोडियम क्लोराइड इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है, ठीक। और उसका एक कांस्टेंट लेवल होना भी बहुत जरूरी है, देख लो, नहीं तो बीपी प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, ठीक। इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये 11th में ऐड है, ये 10th आपने नहीं पढ़ा होगा 10th में ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली हमें पता है किसी का A होता है, किसी का B होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, जो पूरी दुनिया में खून दे सकते हैं उनको बोलते हैं O पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, राइट। तो हम लोग इसको 11th में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे खून ले सकते हैं उनको हम बोलते हैं AB, राइट। AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग 11th में ये चीज ऐड हुई है, पढ़ोगे, दैट इज द RH ग्रुपिंग। व्हाट इज RH ग्रुपिंग? आप लोग पढ़ते होगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी का ब्लड है O पॉजिटिव, O तो ब्लड ग्रुप हो गया, O तो ब्लड ग्रुप हो गया, राइट। इसमें जो हम पॉजिटिव या फिर हम मान लो नेगेटिव लगाते हैं, व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड व्हाट इज दिस नेगेटिव? ये चार्जेस कहाँ से आ गए भाई? व्हाट इज पॉजिटिव? एक्चुअल में ये RH फैक्टर होता है। हम लोग 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या हमें किसी ब्लड ग्रुप में OH मतलब O पॉजिटिव या O नेगेटिव, इट इज इम्पॉर्टेंट। या मान लीजिए कोई O पॉजिटिव है या कोई बंदा O नेगेटिव है, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है? यस, राइट। O पॉजिटिव या A पॉजिटिव या B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव, राइट, ये आपको ज़्यादातर दिखेंगे। लेकिन अगर कोई फीमेल नेगेटिव है, उसके पास पॉजिटिव, मान लो कोई फीमेल है जो O नेगेटिव है, राइट, तो उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। और उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जो कि 11th में हम पढ़ते हैं डिटेल में, राइट। आई एम स्किपिंग दिस। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप अ लीक।
ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या आपने सोचा है कि जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, खून निकलने लगता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी ब्लड लॉस स्टॉप हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो हाउ दिस हैपन? ये कैसे होता है हमारी बॉडी में? ठीक है, जब कभी किसी को कोई इंजरी होती है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पर एक ब्लड सेल है, ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है ब्लड प्लेटलेट, या इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, हम लोग सब 11th में डिस्कस करेंगे डिटेल में थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं? जब किसी को एक्सटर्नल इंजरी होती है या मान लो बॉडी में इंटरनल इंजरी होती है, तो हमारी ब्लड सेल्स एक थ्रोम्बोसाइट एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले इंजरी की जगह पे प्लेटलेट्स आती हैं। प्लेटलेट्स एक एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनेज, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम आयन। यहाँ से फिब्रिनोजन फाइब्रिन का थ्रेड बनता है और ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा एक्यूमुलेशन होता है और क्लॉट बन जाता है, थक्का जम जाता है। ठीक है, तो आपका जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, थोड़ी देर बाद आफ्टर अ मिनट्स वो जगह पे क्लॉट आ जाता है, उसके बाद ब्लड लॉस नहीं होता। ये जो क्लॉट बना है, ये जो फाइब्रिन का नेटवर्क बना है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड प्लेटलेट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी एंजाइम्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मदद करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड कोगुलेशन में, राइट? ये हम लोग भी 11th में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 11th में आपको ये ऐड ऑन होगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट ईईजी। ये आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, या इसको ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टेस्ट है जिससे डायग्नोस किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी, ठीक है, मिर्गी जैसी कोई प्रॉब्लम है, या किसी को कोई स्लीप डिसऑर्डर है, या डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है, या हेड इंजरी है, या सिजर्स आते हैं किसी को एपिलेप्सी में जैसे, या इनकेफेलाइटिस है, ठीक है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, तो उससे ईईजी की मदद से डायग्नोस किया जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे। Now the next of the transportation is lymph. What is lymph? Lymph क्या होता है? Lymph is another transporting fluid, right? Lymphs, what is lymph? कि जब आर्टरी और वेन के बीच में जो कैपिलरी है, कैपिलरी से चीजें डिफ्यूज होती हैं, कहाँ? टिश्यू स्पेस में। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं, कैपिलरी से चीजें डिफ्यूज होती हैं कहाँ? टिश्यू स्पेस में बेटा, टिश्यू स्पेस में, यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कैपिलरी से WBC आ गई कहाँ? यहाँ, ठीक है। कैपिलरी से डिफ्यूज हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है, यहाँ आ गई तुम्हारी WBCs आ गई, यहाँ पे आ गई तुम्हारी लिम्फोसाइट्स, ये भी एक तरीके की WBC आप 11th में पढ़ोगे, राइट? तो टिश्यू स्पेस में जो भी फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं लिम्फ, राइट? और लिम्फ्स की जो वेसल होती हैं जिसमें लिम्फ फ्लो करता है, फिर ये टिश्यू स्पेस से कहाँ चला जाएगा? इन वेसल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल, राइट? ठीक है, तो इट इज व्हाट लिम्फ, जिसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे 11th में, यहाँ पे नहीं, ये भी 11th में एड ऑन हुआ है। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जैसे हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ब्रीदिंग रेट को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, कौन? मेड्यूला, पॉल्स और कीमोसेंसिटिव एरिया। वैसे ही 11th में आप पढ़ोगे कि जो आपकी कार्डियक एक्टिविटी है, मतलब आपका हार्ट रेट, ठीक है, आपका जो पल्स रेट है 72 टाइम्स पर मिनट, एक नॉर्मल इंसान का जो पल्स रेट है वो है 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स पल्स रेट है हमारा, हार्ट बीट है, ठीक है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है? कब हमारा ब्रीदिंग कब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, कब हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कब हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, कब स्लो हो जाता है? इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और ये कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, राइट? एंड लास्ट, दैट इज व्हाट डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके क्लास 10th में आप लोग ने डिसऑर्डर्स नहीं पढ़े होंगे, 11th में आप पढ़ोगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं। जैसे पहला बीपी वाला, बीपी बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन, ये भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, राइट? दूसरा कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके बारे में 11th में डिस्कस करेंगे। एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना, राइट? हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दीज ऑल व्हाट द डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग ने इस सेक्शन में
न्यूट्रिशन हम लोग ने फर्स्ट डे में कंप्लीट कर लिया था, रेस्पिरेशन का हाफ पार्ट फर्स्ट डे ब्रिज कोर्स में हो गया था। दिस इज द सेकेंड ब्रिज कोर्स, सेकेंड डे ऑफ द ब्रिज कोर्स, राइट, जिसमें हम लोग ने रेस्पिरेशन कंप्लीट किया है और ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट किया है। नाउ इन डे थर्ड ऑफ द ब्रिज कोर्स हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग ओवरऑल बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को एड ऑन हुई हैं 11th में जो पढ़नी होंगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमने 10th में पढ़ी हैं लेकिन अब वो इलेबोरेट हो गई हैं और 11th में हमें ये टॉपिक और एड पढ़ने पड़ेंगे, राइट। बेसिकली मैंने बीच बीच में आपको बता दिया है, बट मैं लास्ट में समराइज करके भी आपको एक बार बता दूंगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने चीज़ों को समझा होगा। बेटा मैं किसी भी टॉपिक में डिटेल में नहीं गई हूँ, मैंने आपको डेप्थ नॉलेज नहीं दी है, बिकॉज दिस इज द ब्रिज कोर्स, राइट, ठीक है। आई होप जब आप 11th में एडमिशन लोगे और पढ़ोगे तो हम लोग बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए 11th की स्टडी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके फंडामेंटल, आपके बेसिस भी क्लियर होंगे और आप नीट लेवल की, कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much everyone for joining, and if you like this lecture then please don't forget to press on the like button, right? Thank you so much.